हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। आज के अपने इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के चैप्टर में एक न्यू टॉपिक को, जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है, कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जहां पर लगातार प्रोडक्शन हो रही है, जो प्रोडक्ट है उसकी कंटिन्यूअसली मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ऐसे में क्या होता है कि जब हमारा जो ईयर एंड होता है उस टाइम पे कुछ चीजें कंप्लीट नहीं हो पाती, कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो 100% कंप्लीट नहीं हो पाया, जो पार्शियली कंप्लीट है और पार्शियली इनकम्प्लीट है। इसको हम लोग सेमी फिनिश्ड गुड्स बोलते हैं और इसे ही कॉस्टिंग के सब्जेक्ट में वर्क इन प्रोग्रेस बोला जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि वो सारे यूनिट्स या वो सारे प्रोडक्ट जिन पे कुछ हद तक काम तो हो गया है, लेकिन बाकी अभी कुछ और काम होना बाकी है, पूरे तरीके से 100% कंप्लीट काम उसके ऊपर अभी नहीं हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारे पास मान लीजिए ये एक पेन है, ठीक है। जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। ये जो पेन है इसकी मैन्युफैक्चरिंग जब फैक्ट्री में होती है तो इसकी जो कैप है, ये कैप अलग से एक अलग मशीन में बनती है। इसकी अलग मोल्ड या इसकी अलग डाइस होती है। इसकी जो ये बॉडी है, ये बॉडी अलग जगह पे बनती है, इसकी मशीन अलग होती है। इसकी जो अंदर रिफिल है वो अलग से बनाई जाती है। इसकी जो निप है ये अलग बनती है। इसी तरीके से कोई भी एक प्रोडक्ट का जब मैन्युफैक्चरिंग होता है, जब आप फैक्ट्री में जाओगे तो हमें मार्केट से जिस तरीके से कोई प्रोडक्ट एकदम रेडी होकर मिलता है, कंप्लीटली इसी तरीके से फैक्ट्री में एक साथ नहीं बनता है। हर एक प्रोडक्ट की असेंबलिंग बाद में होती है, पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स बाय पार्ट्स में, स्टेजेस में होती है। तो कोई भी प्रोडक्ट जैसे कि ये पेन हमें मार्केट में तो बिल्कुल रेडी इस तरीके से मिलता है, लेकिन फैक्ट्री में बिल्कुल इस तरीके से ये बनता नहीं है। अलग अलग स्टेजेस में, अलग अलग प्रोसेसेस में बनता है। एक डिवीजन, एक मशीन हो सकता है सिर्फ कैप बना रहा है, एक और दूसरी मशीन है फैक्ट्री में जो सिर्फ बॉडी को तैयार कर रहा है, एक और मशीन है जहां पर रिफिल बनाई जा रही है, किसी और मशीन में पैकेजिंग, ये निप बनाई जा रही है, फिर एक अलग से लास्ट में एक यूनिट होता है जहां पर असेंबलिंग होती है। तो सारे जो भी चीजें हैं उसको असेंबली कर दिया तो उसको असेंबली डिपार्टमेंट बोलते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट जो फाइनली तैयार होकर बनता है वो मल्टीपल स्टेजेस में बनाई जाती है, प्रोसेसेस में बनाई जाती है। ये तो मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया था। अलग अलग प्रोसेसेस के लिए हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग बनाते हैं, लेकिन हर प्रोसेस में जो यूनिट्स बनती है उन सभी को फाइनली असेंबल करके फिर वो कंप्लीट प्रोडक्ट रेडी होता है। ठीक है। अब आप सोचिए कि एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एक फैक्ट्री है जहां पर पेन बनाई जाती है। वहां पर सबसे फर्स्ट एक मशीन है, मान लीजिए प्रोसेस 1, वहां पर पेन की कैप बनती है। अब उस मशीन ने 2000 पेन कैप्स बनाकर रेडी कर दिया। ठीक है। दूसरी एक मशीन है, वहां पर ये बॉडी तैयार होती है। उस मशीनरी ने 1500 बॉडीज तैयार किया। ठीक है। इसके बाद बाकी एक मान लीजिए प्रोसेस 3 है जहां पर रिफिल बनकर तैयार होती है। वहां जो रिफिल है वो मान लीजिए 1000 यूनिट बनकर तैयार हुआ। ठीक है। मैं आपको लिख कर बताता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए, ध्यान दीजिएगा। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जितनी अच्छी होगी, चीजों को आप उतना अच्छे से समझ पाओगे और न्यूमेरिकल में ये सारी चीजें आपको हेल्प करेंगी। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पेन बना रही है, और मान लेते हैं ये जो पेन की मैन्युफैक्चरिंग होती है ये 3 अलग अलग स्टेजेस में, 3 अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरती है। सबसे पहला एक मान लीजिए है प्रोसेस 1 या एक मशीनरी 1, डिवीजन 1, जो भी आप समझिए। ठीक है। यहाँ पर कैप्स बन रही है, कैप्स मतलब पेन कैप। ठीक है। फिर इसके बाद एक और यूनिट है, वहां पर मान लीजिए बॉडी रेडी हो रही है, और इसके बाद प्रोसेस 3 है, यहां पर रिफिल बनकर तैयार हो रही है। मशीन 1 ने पेन कैप्स बनाया, मान लीजिए 2000 पीसेस। बॉडी बनती है मशीनरी 2 में 1500 पीसेस। प्रोसेस 3 में जो रिफिल बन रही है ये बन रही है 1000 पीसेस। तो किसी पर्टिकुलर पीरियड में, किसी पर्टिकुलर मंथ में या क्वार्टर में, मान के चलिए फर्स्ट प्रोसेस में पेन कैप बना 2000 पीसेस का। प्रोसेस 2 में जो बॉडी बनकर तैयार हुई वो 1500 पीसेस हुई, और जो रिफिल बनकर तैयार हुआ वो
1000 पीसेस बनकर तैयार हुआ। आप मुझे बताइए, अगर 3 अलग अलग प्रोसेसेस में काम चल रही है, एक प्रोसेस है जिसमें सिर्फ कैप की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, सिर्फ कैप बन रही है, दूसरे प्रोसेस में सिर्फ बॉडी तैयार हो रही है, तीसरे प्रोसेस में रिफिल बनकर तैयार हो रही है। इस तरीके से ये 3 अलग अलग प्रोसेसेस से काम हो रही है और इन सारे प्रोसेस में क्या हो रहा है, इन सारे प्रोसेस में सब कुछ बनने के बाद फाइनली एक असेंबली यूनिट होती है जो सबको असेंबल करती है। आप मुझे बताइए, टोटल इन सारे प्रोसेस में मिलाकर अगर हम लोग फिनिश्ड गुड्स बनाएंगे, कंप्लीट पेन बनाएंगे, तो कितना कंप्लीट पेन रेडी हो पाएगा? इन सभी को मिलाकर बताइए कितना कंप्लीट पेन रेडी हो पाएगा, आप मुझे बताइए। आप सभी लोगों ने ठीक सोचा, कंप्लीट पेन 1000 पेन्स रेडी हो पाएंगे। तो देखिए, आप ध्यान से समझिए, मार्केट में जब पेन जाएगा तो पेन के साथ कैप भी होनी चाहिए और पेन के अंदर रिफिल भी होनी चाहिए, तभी तो ये पेन मार्केट में बिकने के लायक बन पाएगा ना। सिर्फ कैप को हम लोग अलग से नहीं बेच सकते। रिफिल हालांकि अलग से भी बिकती है, लेकिन अभी फिलहाल मैं पेन के बारे में एग्जांपल ले रहा हूं, तो मान के चलिए कि रिफिल जो है वो पेन के साथ ही बेचना है, ठीक है। तो रिफिल अलग से मान लीजिए नहीं बिकेगी, बॉडी अलग से नहीं बिकेगी, कैप अलग से नहीं बिकेगी, हमें इन तीनों को एक साथ कंप्लीट फॉर्म में बेचना है, एक पेन बनाकर बेचना है। तो इसके लिए हमने कैप्स तो बना लिया 2000 पीसेस में भी, कैप के प्रोसेस में हमने जो इनपुट डाला वहां से 2000 पीसेस का कैप बनके तैयार है। बॉडी बन गया 1500 यूनिट का, रिफिल बना 1000 यूनिट। फाइनली जब तीनों को कंबाइन करके हमें पेन बनाना पड़ेगा, कंप्लीट पेन, तो हम लोग कितने पीस बना पाएंगे? 1000, है ना, क्योंकि 1000 पेन्स में कैप भी चाहिए, बॉडी भी चाहिए और रिफिल भी चाहिए। लेकिन जब हम लोग 1000 पेन कंप्लीट बनाएंगे तो हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा कैप्स है 1000 पीसेस, वो अभी पड़े हुए हैं। बॉडी हमारे पास 500 पीसेस जो एक्स्ट्रा है वो पड़े हुए हैं। रिफिल हमारा पूरा यूटिलाइज हो गया। तो इस 1000 पेन को बनाने के लिए रिफिल तो हमारा पूरा कंप्लीट यूज हो जा रहा है, पूरा 100% यूटिलाइज हो जा रहा है, लेकिन बॉडी एक्स्ट्रा बन गया था 500 पीसेस, वो अभी भी एज इट इज पड़ा हुआ है हमारे फैक्ट्री में। इसी तरीके से पेन कैप्स 1000 यूनिट्स एक्स्ट्रा बन गया था, ये भी हमारे फैक्ट्री में पड़ा हुआ है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो गया कैप्स का और बॉडी का, इसे क्या करेंगे? फेंक देंगे? जी नहीं, इसे नेक्स्ट पीरियड में यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि ये तो वेस्टेज नहीं है ना, ये नेक्स्ट पीरियड में हमारा काम आ जाएगा। मान लीजिए जनवरी में अगर कोई एक्सेस प्रोडक्शन हो जाता है, तो नेक्स्ट मंथ में जो फर्दर प्रोडक्शन होगा वहां पर इसे हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो हमारी इनकम्प्लीट प्रोडक्ट, अब कैप सिर्फ पड़ा हुआ, मान लीजिए कंपनी के स्टॉक में सिर्फ पेन कैप्स पड़े हुए हैं, ये कंप्लीट प्रोडक्ट तो नहीं है, ये इनकम्प्लीट प्रोडक्ट के एग्जांपल है। सेमी फिनिश, बॉडी पड़े हुए हैं या सिर्फ रिफिल पड़े हुए हैं। तो एक प्रोडक्ट कंप्लीट तब माना जाता है जब वो हर एक प्रोसेस में कंप्लीट हो चुका है, हर स्टेजेस में कंप्लीट हो चुका है, उसके ऊपर सारे तरीके की जो एक्टिविटीज है वो सारी परफॉर्म हो चुकी है, सारे मटेरियल का काम हो चुका है, सारे लेबर का काम हो चुका है, ऑल रिस्पेक्ट में जब वो कंप्लीट हो जाता है, वो रेडी टू सेल कंडीशन में आ जाता है, तब उसे बोलते हैं एक फिनिश्ड प्रोडक्ट। और अगर किसी भी स्टेज में काम बाकी है तो फिर वो सेमी फिनिश्ड गुड्स है। अगर हमने कैप तो बना लिया पर अभी बॉडी और रिफिल बाकी है बनानी, तो इसका मतलब वो जो कैप है वो हमारी वर्क इन प्रोग्रेस सेमी फिनिश्ड गुड्स के कैटेगरी में आ जाएगी। इसी तरीके से बॉडी बनके तैयार है, अभी कैप और रिफिल बनना बाकी है, ये भी आपकी इनकम्प्लीट प्रोडक्ट है, सेमी फिनिश्ड गुड्स है, यानी कि WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। समझ में आ रहा है आपको? तो अच्छा, आप लोगों में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे, सर ये जो एग्जाम्पल है, ये तो एग्जाम्पल आपके प्रोसेस कॉस्टिंग के हिसाब से फिट नहीं बैठ रहा है। प्रोसेस कॉस्टिंग में तो आपने बताया था कि कोई एक प्रोसेस से जब आउटपुट बनकर निकलता है तो वो दूसरे प्रोसेस में एज एन इनपुट जाता है, और फिर दूसरे प्रोसेस से आउटपुट बन के निकलता है तो वो तीसरे प्रोसेस में एज एन इनपुट जाता है। तो ऐसे करके एक एक प्रोसेस की आउटपुट दूसरे प्रोसेस में इनपुट के तौर पे जाती है। यहां तो ऐसा नहीं है, एक प्रोसेस है पेन कैप, वो अलग बन रहा है, बॉडी दूसरे प्रोसेस में अलग बन रहा है, फिर रिफिल है ये अलग प्रोसेस में बन रहा है। तो ये तो वो प्रोसेस कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है, राइट? मेरे एग्जाम्पल से आप लोग को ऐसा लग रहा होगा। मैं आपको बताता हूं, प्रोसेस जो होती है ना वो दो तरीके की होती है, एक को बोलते हैं सीक्वेंशियल प्रोसेस, एक को बोलते हैं साइमल्टेनियस प्रोसेस। ठीक है, मैं आपको जस्ट समझाने के लिए, क्लैरिफिकेशन देने के लिए बताता हूं। प्रोसेस कितने तरह की होती है? प्रोसेस दो तरह की होती है, एक को बोलते हैं सीक्वेंशियल प्रोसेस, और एक होती है साइमल्टेनियस प्रोसेस।
सीक्वेंशियल प्रोसेस का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस में काम चलेगा, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे कि मान लो प्रोसेस 1, सबसे पहले प्रोसेस 1 में काम होगा, प्रोसेस 1 से जब काम कंप्लीट हो जाएगा और आउटपुट बन के निकलेगा तो फिर ये नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, प्रोसेस 2, फिर यहां पर कुछ फर्दर प्रोसेस होंगी, फिर यहां से जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा, फॉर एग्जाम्पल प्रोसेस 3। तो एक स्टेप बाय स्टेप जब काम चलती है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल कॉस्टिंग। यानी जो प्रोसेस है वो एक के बाद एक चल रही है, यानी कि प्रोसेस 1 के बगैर प्रोसेस 2 का काम नहीं हो सकता, प्रोसेस 2 के बगैर प्रोसेस 3 का काम नहीं हो सकता। इस पूरे के पूरे मैन्युफैक्चरिंग को इसी पैटर्न, इसी सीक्वेंस में ही आपको चलाना पड़ेगा। आपको समझ में आ रहा है? इस तरह की कुछ कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग। जैसे कि मैंने पिछले क्लास में आपको गारमेंट इंडस्ट्री बताया था। गारमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है, एक डिपार्टमेंट या एक प्रोसेस होता है कटिंग का। तो कपड़े की जो थान आती है एक डिपार्टमेंट में, वहां पर लोग क्या करते हैं, जितने भी लेबर्स होते हैं उस कपड़े की थान को अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से उसकी कटिंग करते हैं, तो वो है कटिंग डिवीजन, ये एक प्रोसेस है। फिर वहां से वो ट्रांसफर होकर नेक्स्ट डिवीजन में जाता है स्टिचिंग डिपार्टमेंट में, वहां जो लेबर्स होते हैं उनके पास कपड़ों की कटिंग आती है फर्स्ट प्रोसेस से, और फिर वो स्टिचिंग डिपार्टमेंट के लेबर क्या करते हैं, उनको अलग अलग मेजरमेंट के हिसाब से उसकी स्टिचिंग करते हैं। इसके बाद फिर वो कपड़े की जो स्टिचिंग हो जाती है फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होती है, वहां के जो लेबर होते हैं, थर्ड प्रोसेस के जो लेबर होते हैं, वो उसके ऊपर एडिशनल वर्क, एम्ब्रॉयडरी का या बटन्स लगाना या उसको आयरन करना, ये सारी चीजें फाइनल फिनिशिंग देते हैं। इसके बाद वहां से होकर जाने के बाद नेक्स्ट फाइनल प्रोसेस, प्रोसेस नंबर 4 में जाती है, जहां पर उसकी पैकेजिंग होती है। ये जो है एग्जाम्पल सीक्वेंशियल प्रोसेस का एग्जाम्पल है। सीक्वेंशियल प्रोसेस का मतलब जहां पर कई एक के बाद एक प्रोसेस होगा, मतलब कि कटिंग के बिना स्टिचिंग नहीं हो सकता, स्टिचिंग के बिना उसको हम लोग आयरन या फिनिशिंग नहीं कर सकते, बटन्स वगैरह नहीं लगा सकते। इसके बाद जब तक वो फाइनल फिनिशिंग नहीं होगा तब तक उसकी पैकेजिंग नहीं हो सकती। तो जब एक प्रोसेस के बिना नेक्स्ट प्रोसेस पॉसिबल ना हो, तब इस तरह के प्रोसेस के सिस्टम को हम लोग बोलते हैं सीक्वेंशियल प्रोसेस। और साइमल्टेनियस प्रोसेस क्या होता है कि कुछ ऐसे मान के चलिए कुछ ऐसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके लिए कई सारे प्रोसेसेस साथ में चलती हैं और फिर फाइनली उन सारे प्रोसेसेस के हेल्प से एक आउटपुट बन के निकलता है। मैं आपको एग्जांपल देकर चलता हूं। यहां पर मान लीजिए 3 प्रोसेस है, प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 एंड प्रोसेस 3। ये तीनों साथ में चल रहा है, कोई किसी के पहले कोई किसी के बाद नहीं है। और ऐसा नहीं है कि प्रोसेस 1 का आउटपुट प्रोसेस 2 में इनपुट बनेगा, प्रोसेस 2 का आउटपुट प्रोसेस 3 में इनपुट बनेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तीनों साइमल्टेनियस प्रोसेस है, मतलब साथ में चलने वाले प्रोसेस है। प्रोसेस 1 से एक आउटपुट बन के निकला, प्रोसेस 2 से एक आउटपुट बन के निकला और प्रोसेस 3 से एक आउटपुट बन के निकला। तीनों प्रोसेस साथ में चल रहे हैं और तीनों से एक एक आउटपुट बन के निकला और फाइनली गया प्रोसेस 4 में। हो सकता है ये जो प्रोसेस 4 है ये क्या है, ये असेंबली का डिपार्टमेंट है, ये असेंबली का काम करता है और यहां से असेंबल होकर फाइनली हमारा फिनिश गुड्स बना। तो इस तरह के भी प्रोसेसेस होते हैं। जैसे कि आप कार मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे जो गाड़ी की जो फैक्ट्री होती है ना, हम लोग जब शोरूम से जाकर कोई कार खरीदते हैं तो हमें वहां पर कंप्लीट रेडी कार वहां पर डिस्प्ले में मिलती है लगी हुई। लेकिन क्या फैक्ट्री में पूरी की पूरी कंप्लीट कार एक साथ बनती है? जी नहीं। जब आप कार के फैक्ट्री में जाओगे तो आप देखोगे वहां पर अलग अलग पार्ट्स जो है, इंजन जो है, रेडिएटर है, सीट्स है, अलग अलग जो भी अंदर के एक्सेसरीज है, पार्ट्स है, वो सबके अलग अलग मशीनरीज है, सबके अलग अलग मैकेनिक्स है, सबके अलग अलग मोल्ड्स है, डाइसेस है, अलग अलग सबके नट बोल्ट्स है, दुनिया भर की चीजें, वो सब अलग अलग एरिया में, अलग अलग डिवीजन में, एक एक यूनिट में हो रहा है। और जब सारे यूनिट में सब कुछ रेडी हो जाता है तो फाइनल एक जगह पर सारी चीजों को लाया जाता है जिसको असेंबली डिपार्टमेंट बोलते हैं। और वहां पर क्या होती है, सबकी फिटिंग होती है, एक जगह सबको असेंबल कर दिया जाता है, बॉडी रखा जाता है। सबसे पहले नीचे हम लोग चेसिस रखते हैं, चेसिस के ऊपर इंजन बैठाया जाता है, सीट लगाते हैं, ऊपर से सामने से बोनेट लगाते हैं, पीछे डिक्की लगाते हैं, ऊपर से जो बॉडी है वो लगाते हैं, फिर डोर्स लगाते हैं, टायर फिटिंग होती है, स्टीयरिंग होता है, जितनी भी चीजें हैं, हेडलाइट, साइडलाइट, इंडिकेटर, सब कुछ फिर एक एक करके सब में लगाई जाती है और फाइनल असेंबल होने के बाद फिर वो कार रेडी होकर तैयार हो जाती है।
इसी तरीके से मोबाइल फोन में भी ऐसा होता है, लैपटॉप में भी ऐसा होता है। दुनिया भर की ऐसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है जहां पर कई सारी चीजों को पहले अलग अलग से बनाया जाता है, फिर साथ में उसे एक साथ लाकर हम लोग क्या करते हैं, असेंबल कर देते हैं। जैसे मान लो लैपटॉप में मदरबोर्ड एक अलग यूनिट में बन रहा है, सेम फैक्ट्री के अंदर मान लीजिए लैपटॉप बन रहा है, पर मदरबोर्ड का एक अलग सेक्शन है, एक डिवीजन है, वहां सिर्फ मदरबोर्ड तैयार किया जा रहा है। किसी जगह पे प्रोसेसर बन रहा है, कहीं पर मान लीजिए हार्ड डिस्क बन रहा है ना। इस तरीके से अलग अलग जगह पे कहीं पर डिस्प्ले बन रहा है, ऐसे करके अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रोसेस में सब चीजें चल रही है और साथ में काम चल रहा है। एक तरफ मदरबोर्ड तैयार हो रहा है, एक तरफ प्रोसेसर तैयार हो रहा है, एक तरफ हार्ड डिस्क बन रहा है, एक तरफ मॉनिटर बन रहा है, सारी चीजें साइमल्टेनियसली चल रही है और फाइनली तैयार होने के बाद एक जगह लाकर फिर असेंबली डिपार्टमेंट में उसे तैयार करके लैपटॉप बनाया जा रहा है। समझ में आया? तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस प्रोसेस। तो दो तरीके की प्रोसेस होती है, ठीक है। अब मान लीजिए जो मदरबोर्ड बनाने वाली जो डिवीजन है उसने 1 लाख यूनिट का मदरबोर्ड बना दिया, लेकिन प्रोसेसर जो है वो सिर्फ 80,000 बना, डिस्प्ले जो है वो सिर्फ 75,000 बना। आपको समझ में आ रहा है? जरूरी नहीं है ना कि सारे के सारे डिविजन्स में एकदम सेम लेवल पे काम चलेगा, एकदम सेम नंबर ऑफ यूनिट सारे डिवीजन प्रोड्यूस करेंगे। मदरबोर्ड जो बना रहा है वो उसकी जो मंथली आउटपुट बन रही है वो एग्जैक्टली इक्वल होगी जो प्रोसेसर बनाने वाली यूनिट है उसकी एग्जैक्टली इक्वल होगी जो मॉनिटर बना रही है या हार्ड डिस्क बना रही है इसका। हर एक यूनिट में इंडिपेंडेंट वर्क चलता है, सबकी आउटपुट डिफर करती है। तो फाइनली जो कंप्लीट प्रोडक्ट बनेगा, जो लैपटॉप बन के निकलेगा, वो तो तभी हो पाएगा ना जब सारे की सारी चीजें उसमें तैयार होकर असेंबल की गई है। लेकिन अगर लैपटॉप बनाने के बाद, असेंबली होने के बाद कुछ मान लो मदरबोर्ड एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मदरबोर्ड के प्रोसेस के डिपार्टमेंट में कुछ हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, मॉनिटर कुछ एडिशनल बन के तैयार पड़े हुए हैं, तो ये सारे नेक्स्ट पीरियड में यूटिलाइज होंगे और जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाते इनको हम लोग बोलते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स, यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस। आपको समझ में आया वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब? तो वर्क इन प्रोग्रेस का बेसिकली मीनिंग जो होता है वो होता है इनकम्प्लीट गुड्स, इनकम्प्लीट स्टॉक। कुछ हद तक वो तैयार है, कुछ हद तक उसमें और काम होना बाकी है। ये पार्ट बाय पार्ट भी हो सकते हैं, अलग अलग डिवीजन में हो सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही प्रोडक्ट है। जैसे अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, पेन का मैंने एग्जांपल दिया या मोबाइल फोन या लैपटॉप का मैंने एग्जांपल दिया, ये सब में क्या होता है कि अलग अलग चीजें बनाई जा रही है और बाद में उसे असेंबल किया जा रहा है। तो ऐसा एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, इसमें जो अलग अलग पार्ट्स जो बचे हुए हैं ये सब क्या है, सेमी फिनिश्ड गुड्स या वर्क इन प्रोग्रेस। अब मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल देता हूं जहां पर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन वो पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये सारे एग्जांपल जो मैं आपको दे रहा हूं ना, इससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तो बनेगी, साथ ही साथ आप जब प्रॉब्लम करोगे ना तो वो बहुत अच्छे से आप समझ के कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस एज सच बताने में कोई बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है। वर्क इन प्रोग्रेस सभी स्टूडेंट को पता। अच्छा, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब जो अभी अधूरा काम है, जो इनकम्प्लीट है, सेमी फिनिश गुड्स या सेमी कंप्लीट प्रोडक्ट, ये सभी बच्चे जानते हैं। इसमें एज सच कोई बहुत ही ज्यादा हाईटेक कुछ भी नहीं है, लेकिन इसकी जो एक्चुअल डीप मीनिंग है, जो इसकी रियल कॉनोटेशन है, वो बहुत कम बच्चे को पता होता है कि ये एक्चुअली में क्या है। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब इनकम्प्लीट प्रोडक्ट तो है, पर किस तरीके से इनकम्प्लीट, किस वे में इनकम्प्लीट, ये समझना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए एक मैंने एग्जांपल लिया पेन का, मैं पेन के एग्जांपल पे वापस जाता हूं। पेन के पूरे कंप्लीट पेन में मैं मान लेता हूं 3 पार्ट है। एक कंप्लीट पेन में मैं मान लेता हूं 3 पार्ट है, एक कैप, एक बॉडी और एक रिफिल। ठीक है, ये 3 पार्ट मिलकर एक कंप्लीट पेन बनाता है। कैप अलग यूनिट में बन रहा है, बॉडी एक अलग यूनिट पे बन रहा है और रिफिल एक अलग यूनिट पे बन रहा है। तीनों फाइनली असेंबल करके ये फाइनल पेन बनाता है। इस तरीके से जो भी प्रोसेसेस हो रही है इनको साइमल्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। अब अगर एक्स्ट्रा कुछ कैप्स बन गई या एक्स्ट्रा रिफिल बन गई या एक्स्ट्रा बॉडी बन गई तो ये तब तक कंप्लीट नहीं मानी जाएगी जब तक तीनों चीजें एक साथ बनके तैयार नहीं होती है। और जब तक जो एक्स्ट्रा यूनिट बन गई है कैप की या बॉडी की या रिफिल की, ये सब वर्क इन प्रोग्रेस यानी सेमी फिनिश गुड्स कहलाएगी। ठीक है, चलो ये वन टाइप ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है, ये वन ऑफ द टाइप है। ठीक है, अब मैं एक और दूसरे तरह की आपको वर्क इन प्रोग्रेस समझाता हूं। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो एक ही है, उसमें मल्टीपल पार्ट्स नहीं है। जैसे यहां पर पेन में क्या था, 3 पार्ट्स था, कैप, बॉडी और रिफिल। मान लीजिए कोई ऐसा प्रोडक्ट है
जिसमें मल्टीपल पार्ट्स नहीं है, वो एक ही यूनिट है, एक ही पार्ट है और वो सिंगल प्रोसेस के थ्रू बन रहा है। मान के चलिए, जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो एक ही प्रोसेस में बन रहा है, उसमें कोई पार्ट्स नहीं है पर स्टेजेस है, स्टेजेस है, ठीक है। स्टेजेस का मतलब क्या होता है, लेबर कुछ काम कर रहे हैं, मटेरियल लग रहा है और अलग अलग तरीके से अलग अलग एक्टिविटी के थ्रू वो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आप सभी अपने घर पे इमेजिन करो, आपकी जो मदर है, जो घर पे अगर आपकी मदर जो है वो गृहिणी है, हाउस होल्ड लेडी है, तब वो घर में जो कुकिंग करती होंगी, आप उनका एग्जाम्पल ले सकते हो, या तो आप अपने मेड को जो आपके घर में कुक आती है आप उनका एग्जाम्पल लो। आप समझो जब कोई भी डिश तैयार की जाती है तो उनका प्रोसेस क्या होता है। सोचो, आप एक सिचुएशन को इमेजिन करो कि घर पे कोई गेस्ट आने वाली है, ठीक है, हमारी कोई आंटी, काकी जी, ताई जी, कोई भी आने वाली है घर पे, और हमें पता चला कि अच्छा अच्छा कल तो घर पे गेस्ट आने वाले हैं, अब उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे डिशेस बनाने पड़ेंगे। तो हमारी जो मदर है, जैसे कि मेरी जो मदर है वो हाउसवाइफ है, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, जब कोई भी हमारे घर पे रिलेटिव आते हैं तो उन्हें जैसी खबर मिलता है वो चीजों की तैयारी में लग जाती है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर कल गेस्ट आने वाला है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले बाजार से जो भी चीजें हैं वो सारा खाने के लिए सारी चीजें हम लोग लेकर आते हैं, सारे इंग्रेडिएंट को लेकर आते हैं, और नेक्स्ट डे सुबह से ही हम लोग पकवान तैयार करने में लग जाते हैं। तो मदर क्या करती है, पहले वेजिटेबल वगैरह है सपोज, ठीक है, वेजिटेबल है उसको आराम से वॉश करके, उसको पील करके, उसके बाद उनको कटिंग वटिंग चॉपिंग करके उनको पहले से वो रख लेती है, ठीक है। क्योंकि जब गेस्ट आएंगे आपके घर पे तब आप तो उनको अटेंड करने में बिजी हो जाओगे, उनके साथ बातचीत करोगे, है ना, उनको फिर चाय पानी आप दोगे, तो उस समय बहुत सारी एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो अगर मान लीजिए गेस्ट दोपहर में आने वाले हैं तो आप सुबह से ही क्या करते हो, तैयारी में लग जाते हो। आपने वेजिटेबल्स की कटिंग कर ली, आपको कोई और मान लीजिए कि आपको कचौड़ी बनानी है तो आपने कचौड़ी के लिए जो भी डो है वो आपने तैयार कर लिया है ना, आपने पहले से आटा लिया, आटा में पानी वानी डाल के सब कुछ करके आपने उसका डो बना के रेडी रख लिया कि ठीक है, डो बना के रेडी रख लेते हैं, जब गेस्ट आएंगे तो फटाफट से कचौरी या पूरी जो भी है उसको तल देंगे। ऐसा करते हैं ना हम लोग, पहले से पूरी या कचौड़ी हम लोग बना के क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि अगर पहले से आप बनाकर रख लोगे और गेस्ट अगर बाद में आएंगे तो पूरी तो ठंडी हो जाएगी। ऐसा आप सभी के घर में आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि जब भी कोई गेस्ट आने वाले होते हैं तो हम लोग बेसिक काम करके रख लेते हैं, बेसिक काम करके रख लेते हैं, और जो फाइनल फिनिशिंग है वो हम लोग जब गेस्ट आते हैं तब। तो आपने देखा होगा घर पे क्या होती है, आटा तैयार करके रख लिया गया है भाई, बस पूरी तलना बाकी है, वो गेस्ट आएगा तब। वेजिटेबल्स जो है वो कटिंग वटिंग करके सब कुछ तैयार है, मसाला और जो भी सारे इंग्रेडिएंट है वो सब तैयार है, बिल्कुल रखा हुआ है, बस गेस्ट आएगा और उनको बनाना है, 10-15-20 मिनट में वो बनकर तैयार हो जाएगा। और भी अगर कोई डिश बनानी है, मान लीजिए कोई खीर या कुछ भी अगर बनाना है, ठीक है, वो सारी चीजें की जो बेसिक एक्टिविटी है वो सब ऑलरेडी हो चुकी है, बस गेस्ट आएंगे और उनको तैयार करके दे देना है। इस तरीके से चीजें होती है। तो अब आप मान लीजिए अगर कचौड़ी बनानी है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए मानता हूं कचौड़ी बनाने में 3 स्टेजेस है। आपको लगेगा सर आप क्या किचन का एग्जाम्पल दे रहे हो, आप सुनो, सिर्फ स्टोरी की तरह सुनो और समझो और मजे करो, और ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में स्मूथली चला जाएगा, ठीक है। आप मानो कि जो कचौड़ी है, कचौड़ी बनाने के लिए लड़कियों को बहुत मजा आ रहा होगा, आप में से जो भी गर्ल्स हैं बोलेंगे सर आप तो एकदम इतना अच्छे से बता रहे हो, है ना, आपने भी जरूर बनाया होगा कभी अपने घर पे कचौड़ी, ठीक है। तो चलिए, तो ध्यान से सुनो, कचौड़ी बनने के लिए 3 स्टेजेस में अज्यूम कर लेता हूं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले आटा या मैदा जो भी है उसको लेकर आपको डो रेडी करना पड़ेगा, फिर आपको उसको बेलन से क्या करना पड़ेगा, कचौड़ी को पहले बेलना पड़ेगा, इसके बाद फाइनली उसको तल के हम लोग फाइनल कचौड़ी रेडी कर लेंगे। ये 3 स्टेजेस है, ठीक है। तो हम लोग गेस्ट आने के पहले क्या करते हैं, गेस्ट आने के पहले डो रेडी कर लिया, ठीक है, और उसके बाद उनको रख देते हैं। इसका मतलब आपको पता है कि मान के चलिए कि आपका 30% काम हो गया, मैं इसे अज्यूम कर रहा हूं, 3 एक्टिविटी के थ्रू क्या होता है, कचौड़ी बनता है। आपने अगर डो रेडी कर लिया, इसका मतलब कचौड़ी बनाने का जो 30% एक्टिविटी था वो हो गया, ठीक है, 30% एक्टिविटी हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। यहां पर रॉ मटेरियल लगेंगे कचौड़ी बनाने के लिए, क्या लगेंगे रॉ मटेरियल बोलो, आटा लगेगा, ठीक है। इसके अलावा और इसमें कुछ स्टफिंग के लिए कुछ आप डालते हो, जो भी है वो बात की बात है, मैं सिर्फ आटा समझ ले रहा हूं, आटा मैदा जो भी है। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल लगेगा और लेबर लगेगा। ध्यान से सुनना, अगर हमें कचौड़ी बनानी है तो आटा लगेगा,
आटा आटा या मैदा जो भी लगेगा, और उसको बनाने के लिए लेबर लगेगा। लेबर मतलब कोई पर्सन तो बनाएगा ना। तो जब आप डो बनाते हो कचौड़ी के लिए, आज जब आप डो बनाते हो तो आटा या मैदा जो भी है वो तो पूरा एक बार में लग जाता है। तो रॉ मटेरियल का जो यूटिलाइजेशन है वो 100% हो गया। रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन 100% हो गया। मान लीजिए आपको 1 kg आटा का डो बनाना है, तो आप ऐसा नहीं है कि पहले थोड़ा सा आटा लेकर बनाओगे फिर थोड़ा सा बनाओगे, नहीं, आपको पता है कि हाँ इतने गेस्ट आने वाले हैं, इतने गेस्ट के लिए मेरे को इतना क्वांटिटी आटा लगेगा, इतना मेरे को कचौरी बनाना है। तो जितने भी, देखिए, जो गृहिणी होती है उनको पता होता है कि कितने लोगों के लिए किस तरीके से क्या क्वांटिटी चाहिए। तो आपने अपने अंदाज से, अपने एस्टिमेशन के हिसाब से आपने क्या किया, जो भी गेस्ट आने वाले थे उनके हिसाब से आपने सोचा कि 1 किलो आटा का मुझे डो बनाना है। 1 किलो आटा आपने लिया और एक बार में उसको तैयार करके डो बना लिया, तो 100% मटेरियल आपका लग गया। लेकिन लेबर जो है वो 3 स्टेजेस में लगेगा। एक डो रेडी करने में, दूसरा बेलन में उसको कचौड़ी के रूप में बेलने के लिए, और फिर तीसरा फ्राई करने के लिए, तलने के लिए। ठीक है, आपने क्या किया, उसका डो बना लिया। डो बनाने में आपका 30% लेबर हो गया कंप्लीट, 30% लेबर आपका डन है, क्योंकि आपने डो रेडी कर लिया। लेकिन अभी भी आपको क्या करना है, मान के चलिए 35% और 35% ये अभी काम बाकी है, ये अभी नहीं हुआ। ये दोनों क्या है भाई, ये है बेलन का काम और ये है उसको तलने का काम। समझ में आ रहा है? अब बेलन करने में और उसको फ्राई करके रेडी करने में, तलने में मटेरियल कुछ नहीं लगेगा, लेकिन लेबर जरूर लगेगा। ठीक है, मटेरियल नहीं लगेगा पर लेबर जरूर लगेगा। आपको समझ में आ रहा है? तो अब आप बोलोगे सर फ्राई करने में तो तेल भी चाहिए, तो फ्राई करने के लिए तो तेल है, वो भी एक रॉ मटेरियल, वो भी लगेगा। फिलहाल मैं तेल को इग्नोर कर रहा हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, फिलहाल आप जो वेजिटेबल ऑयल है उसको आप अभी कंसीडर मत करो, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझो, मैं समझाना जो चाह रहा हूं। तो अगर आप कचौरी बनाते हो, कचौरी बनाने के लिए पहले डो रेडी किया जाता है। जब आप डो रेडी करते हो तो उसमें 100% मटेरियल का काम हो जाता है, मटेरियल 100% यूटिलाइज हो जाता है। लेकिन डो रेडी करने में लेबर सिर्फ 30 या 35% लगता है। मैं मान लेता हूं डो रेडी करने में जो लेबर लगा वो 30% का लगा। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट स्टेजेस है, डो तो रेडी हो गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेज क्या है, कचौरी को बेलना और फिर है उसको तलना। ये दोनों जो स्टेजेस है इसमें सिर्फ लेबर लगेंगे, रॉ मटेरियल नहीं लगेगा, क्योंकि रॉ मटेरियल जो लगना था आटा या मैदा वो तो ऑलरेडी लग गया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में ध्यान से सुनिए, ये जो कचौड़ी का काम है, ये जो कचौड़ी तैयार करने का काम है, कचौड़ी तैयार करने का जो ये काम है, इस काम में रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में 100% काम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन डायरेक्ट लेबर यानी लेबर के केस में 30% सिर्फ काम कंप्लीट हुआ है। आपको समझ में आ रहा है? तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उस प्रोडक्ट में अलग अलग स्टेजेस है और उसमें से एक स्टेज आपने कंप्लीट कर लिया है, कुछ स्टेज अभी बाकी है। तो जो स्टेज आपने कंप्लीट कर लिया, आप देखो उस स्टेज में मटेरियल का कितना काम हो गया, लेबर का कितना काम हो गया। समझ में आ रहा है? जैसे कि ये कचौड़ी में मटेरियल का काम हो चुका, मतलब मटेरियल के रिगार्डिंग 100% कंप्लीट हो गया है, लेबर के रिगार्डिंग अभी 70% बाकी है, सिर्फ 30% कंप्लीट हुआ है। समझ में आ रहा है? In respect of material, the task is done 100% fully, but in respect of labor, it is done only up to 30% and the 70% work is to be done. समझ में आया? अभी 70% बाकी है। इसी तरीके से अगर वेजिटेबल बनाना है, वेजिटेबल बनाने को अगर हम लोग अलग अलग स्टेजेस में हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। जैसे मान लो 2 स्टेजेस में बांटते हैं। ठीक है, वेजिटेबल बनाने को हम लोग 2 स्टेजेस में बांटते हैं। आपने वॉश किया वेजिटेबल और कटिंग करके, चॉपिंग करके आपने रेडी करके रख लिया। उसके बाद फाइनली आप उसको क्या करोगे, कढ़ाई में डालोगे और उसको फिर जो भी आपको वेजिटेबल बनाना है आप उसको बनाओगे। अगर आपने गेस्ट के आने के पहले वॉश करके आपने कटिंग वटिंग करके आप उसको एक जगह पे रख देते हो, इसका मतलब आधा काम हो गया। अब सिर्फ गेस्ट आएंगे और आपको बनाना है कि नहीं? तो अगर आपने वेजिटेबल को कट करके, चॉप करके रख लिया, इसका मतलब 50% काम हो गया, ऐसा मैं बोल सकता हूं। और बाकी का 50% काम होना बाकी है। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो इस तरह का जहां पर 100% कंप्लीशन स्टेज नहीं होता है, इसको भी क्या बोलते हैं, WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। तो वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब एक तो जो मैंने पहले बताया था, सेमी फिनिश गुड्स या इनकम्प्लीट प्रोडक्ट,
जिसमें से कुछ पार्ट रेडी है, कुछ पार्ट रेडी होना बाकी है। जैसे मैंने पेन का एग्जांपल लिया था, कुछ पार्ट रेडी है, कुछ पार्ट रेडी होना बाकी है। जैसे कि कैप रेडी है, बॉडी रेडी होना बाकी है, या बॉडी रेडी है, रिफिल रेडी होना बाकी है। तो ये एक टाइप का वर्क इन प्रोग्रेस होता है जहां पर कुछ पार्ट रेडी है, कुछ रेडी होना बाकी है। और दूसरा वर्क इन प्रोग्रेस होता है जहां पर कुछ स्टेज हो चुका है, कुछ और स्टेज होना बाकी है। जैसे मैंने कचौरी का एग्जांपल लिया, आपने डो तो बना के रेडी कर लिया, पर अभी उसको बेलन से तैयार करना और उसको फ्राई करके उसको तलना बाकी है। तो एक स्टेज हो चुका है, 2 स्टेज अभी बाकी है। वेजिटेबल की चॉपिंग कटिंग हो चुकी है, अब उसे फाइनली उसे कुक करना बाकी है। तो यहाँ पर 50% काम हो चुका है, नेक्स्ट स्टेज अभी बाकी है। तो ये भी एक अनदर कैटेगरी ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस है। आपको समझ में आया वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब? तो वर्क इन प्रोग्रेस का अगर हम लोग सिर्फ मीनिंग समझे तो मीनिंग तो बहुत ही आसान है। मीनिंग होता है वर्क इन प्रोग्रेस का इनकम्प्लीट स्टेज या इनकम्प्लीट प्रोडक्ट, इनकम्प्लीट स्टेज या इनकम्प्लीट प्रोडक्ट, यानी कि जिसे हम लोग सेमी फिनिश्ड गुड्स भी बोल सकते हैं, जिसमें कुछ पार्ट बन चुका है, कुछ पार्ट बनना बाकी है, या फिर कुछ स्टेजेस में काम हो चुका है, कुछ स्टेजेस पे काम होना बाकी है। ये जो चीजें होती है ना, कभी कभी प्रॉब्लम में आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब अलग अलग दी जाती है। कभी कभी प्रॉब्लम में आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये सब अलग अलग दी जाएंगी। आपको प्रॉब्लम पढ़ के देखना पड़ेगा कि जो भी वर्क इन प्रोग्रेस है यानी सेमी फिनिश गुड्स है, उस सेमी फिनिश गुड्स में मटेरियल का काम कितना हो गया है, लेबर का काम कितना हो गया है, ओवरहेड का काम कितना हो गया, ये सब आपको देखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? जैसे कि मैंने आपको ये जो एग्जाम्पल दिया था ना, ये कचौड़ी पूड़ी वाला, जो आपको सुनने में बड़ा ही फनी लग रहा था, ये बहुत ही रिलेवेंट एग्जाम्पल है आपको समझने के लिए। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कभी कभी कुछ ऐसे प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं जहां पर मटेरियल, क्योंकि देखिए मटेरियल जब कोई भी प्रोडक्शन होता है ना, आप खुद ही इमेजिन करो एक फैक्ट्री है जहां पर आप मटेरियल इनपुट डाल रहे हो। तो मटेरियल मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जब प्रोडक्शन होता है तो मटेरियल आपको एक बार में सारा इनपुट देना पड़ता है। तो मटेरियल का जो स्टेज होता है, कंप्लीशन स्टेज, वो मोस्टली एक बार में 100% हो जाता है। मोस्टली देखा गया है ऐसा मटेरियल, क्योंकि एक बार में डालना पड़ता है, मटेरियल का काम पहले चालू हो जाता है। लेकिन लेबर जो होते हैं और जो ओवरहेड होते हैं वो इवनली अक्रू होता है। इवनली अक्रू होता है मतलब जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ती है उसी प्रोपोर्शन में लेबर और ओवरहेड लगता रहता है। जैसे कि मशीन आवर के बेसिस पे लेबर लगता है ना, या आपने सुना होगा मशीन आवर रेट, आपने पढ़ा होगा ओवरहेड में, लेबर आवर रेट, मशीन आवर रेट। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लो कि ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है। इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए छोटा सा मिनी कैलकुलेटर है मेरे पास। तो ये जो मिनी कैलकुलेटर है, इसको बनाने के लिए मान लीजिए मशीन चलना पड़ेगा 10 घंटा, ठीक है। 10 घंटा मशीन चलेगा तब जाके ये प्रोडक्ट बनेगा, फॉर एग्जाम्पल। अब अभी मशीन हमने 6 घंटा चला लिया है, 6 घंटा मशीन का काम हो गया, उसके बाद टाइम खत्म हो गया, फैक्ट्री बंद होने का टाइम हो गया, हमने क्या किया, मशीन बंद कर दिया। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है इसको बनाने के लिए 6 मशीन आवर्स चाहिए, 10 मशीन आवर्स चाहिए, इसमें से 6 आवर्स का काम हो चुका है, 4 आवर्स होना बाकी है। तो नेक्स्ट डे फिर हम लोग क्या करेंगे, बाकी का रिमेनिंग 4 आवर्स इस पे काम करेंगे और फिर ये हो जाएगा कंप्लीट। समझ में आ रहा है? तो हर एक चीज को बनाने के लिए लेबर आवर्स चाहिए होते हैं, मशीन आवर्स चाहिए होते हैं, है ना। तो अगर मान लो किसी भी कमोडिटी के प्रोडक्शन में 10 लेबर आवर्स या 10 मशीनरी आवर्स चाहिए, उसमें से आपने 5 या 6 घंटा कंप्लीट कर लिया है और बाकी के मशीन आवर्स या लेबर आवर्स अभी लगने बाकी है, इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी वर्क इन प्रोग्रेस है। तो जितना लेबर, मान लीजिए 10 में से 6 घंटे का काम हो गया, तो इसका मतलब ये सेमी फिनिश्ड है, और 4 घंटे का काम आप कंप्लीट कर लोगे, फिर वो फिनिश गुड्स बन जाएगा। मेरे ख्याल से आई हैव हैड एनफ ऑफ द डिस्कशन ऑन दिस वर्क इन प्रोग्रेस। आपको समझ में आ गया? अभी तक हम लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे थे, वर्क इन प्रोग्रेस के बारे में। तो वर्क इन प्रोग्रेस एग्जैक्टली क्या होती है, इसका मीनिंग क्या है, एग्जैक्टली किस किस तरह की वर्क इन प्रोग्रेस हो सकती है, मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब सवाल है कि सर वर्क इन प्रोग्रेस का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर में। ये जो हमारा चैप्टर है प्रोसेस कॉस्टिंग, इसमें वर्क इन प्रोग्रेस का क्या रिलेवेंस है, क्या करना पड़ता है वर्क इन प्रोग्रेस में और उसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो आपको कभी कभी ना प्रॉब्लम में ये बोला जाएगा कि वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन निकालो। मान लो कि एक फैक्ट्री है जहां पर लगातार कंटिन्यूअसली प्रोडक्शन चल रही है और मंथ के एंड में या क्वार्टर के एंड में या फिर ईयर के एंड में कुछ सेमी फिनिश गुड्स रह गया, कुछ इनकम्प्लीट गुड्स रह गया। तो उस इनकम्प्लीट गुड्स की वैल्यू तो आपको लिखनी पड़ेगी ना। समझ में आ रहा है आपको? जो कंप्लीट हो गया उसका तो वैल्यूएशन हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जो सेमी फिनिश गुड्स है, जो पूरे तरीके से कंप्लीट नहीं हो गया, जो वर्क इन प्रोग्रेस के स्टेज में है, इन वर्क इन प्रोग्रेस के स्टेज वाले जो गुड्स है, जो कमोडिटीज है, जो इनकम्प्लीट प्रोडक्ट्स है,
इनका वैल्यू निकालना पड़ता है। कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू? डिपेंडिंग अपॉन द कंप्लीशन स्टेज। आपको देखना पड़ेगा WIP का वैल्यू निकालने के टाइम पे कि कंप्लीशन स्टेज क्या है, यानी जो भी WIP में सेमी फिनिश प्रोडक्ट है वो किस हद तक तैयार हो चुके हैं, किस हद तक वो कंप्लीट हो चुके हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंप्लीशन स्टेज हम लोग उसकी वैल्यूएशन करेंगे और उसकी वैल्यू निकालेंगे, और वैल्यू निकाल के हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग में उसकी एंट्री कर देंगे। समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया, वेरी गुड। अब कैसे निकालोगे वैल्यू, कैसे कंप्लीशन स्टेज निकालोगे, सवाल ये है। तो देखो आपको ना प्रॉब्लम में बोल दिया जाएगा कि एक कंपनी है, प्रोडक्शन कर रही है और उसने कोई प्रोडक्ट बनाया और उस प्रोडक्ट में कितने यूनिट इनकम्प्लीट है, कितने यूनिट कंप्लीट है, कितने परसेंट तक काम हो चुका है, कितना परसेंट काम होना बाकी है, ये सारी बेसिक डिटेल आपको दे दी जाएंगी। आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए मेरी बातों को। अभी हम लोग प्रॉब्लम भी करेंगे तो और चीजें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, लेकिन पहले जो मैं आपको बोल कर बता रहा हूं आप ध्यान से पहले मेरी बातों को सुनिए। आपको क्या करना है, आपको देखना है कि जो भी वर्क इन प्रोग्रेस के स्टेज में जो भी प्रोडक्ट है वो कितने परसेंट तक कंप्लीट हो चुका है, और फिर उसके कंप्लीशन स्टेज के बेसिस पे आपको इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है, इक्विवेलेंट यूनिट निकालना है, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकालना है। आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? ये क्या होता है मैं आपको बताता हूं। मान लो एक फैक्ट्री में 1000 यूनिट्स बनाया गया है, लेकिन अभी पूरे तरीके से तैयार नहीं है। 1000 यूनिट्स बना तो है लेकिन अभी सिर्फ 50% कंप्लीट हुआ है। कितना कंप्लीट हुआ है? 50% कंप्लीट हुआ है। समझ में आ रहा है? तो 1000 यूनिट अगर बना है और वो सिर्फ 50% कंप्लीट हुआ, तो क्या हम लोग बोल सकते हैं 1000 यूनिट ओनली 50% कंप्लीटेड, इसका जो इक्विवेलेंट यूनिट होगा वो 500 यूनिट होगा? ऐसा हम लोग बोल सकते हैं क्या? 1000 यूनिट हमने बनाया है लेकिन वो पूरे तरीके से अभी तैयार नहीं है, 50% काम हो चुका है, 50% कंप्लीट हो चुका है, लेकिन 50% अभी और काम होना बाकी है। तो इसका मतलब 1000 यूनिट एट अ कंप्लीशन स्टेज ऑफ 50% is considered to be equivalent to 500 completed units। आपको समझ में आ रहा है? 1000 units at 50% completion stage is equivalent to 500 units completed units। समझ में आ रहा है? तो अगर 1000 यूनिट पे 50% काम हो गया मतलब इट इज इक्विवेलेंट टू 500 यूनिट पे 100% काम हो गया। 1000 यूनिट पे 50% काम हो गया इज इक्विवेलेंट टू 500 यूनिट पे 100% काम हो गया। आप ध्यान से सुनिए मेरी बातों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है? सर फिर से बोलिए ना, मैं ध्यान नहीं दिया, मैं सुन नहीं पाया, अचानक से मेरा ध्यान कहीं और चला गया, मेरे को किसी का याद आ गया। एक बार फिर से बोलिए ना। कोई बात नहीं, मैं फिर से बोल देता हूँ, ऑनलाइन क्लास है, कभी कभी ऐसा होता है। आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिए, हर जगह से फोकस डिस्ट्रैक्शन हटाइए, मेरी बातों को सुनिए। 1000 यूनिट्स एट द कंप्लीशन स्टेज ऑफ 50% इज इक्विवेलेंट टू 500 यूनिट्स एट अ कंप्लीशन स्टेज ऑफ 100%। 1000 यूनिट 50% कंप्लीट होने का मतलब है 500 यूनिट 100% कंप्लीट होने के बराबर। 1000 यूनिट 50% कंप्लीट होने का मतलब है 500 यूनिट 100% कंप्लीट होने के बराबर। आपको समझ में आया? चलिए, अगर आपको समझ में आ गया है तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे इसका आंसर दीजिए। मान लीजिए 4000 यूनिट्स है, 4000 यूनिट्स है और मान लीजिए ये 40% कंप्लीट है, 40% कंप्लीट हुआ है। तो बताइए 4000 यूनिट अगर 40% कंप्लीट हुआ है तो ये कितने यूनिट के बराबर है? बोलिए, चलिए जल्दी जल्दी बोलिए, सोच कर बताइए। आप लोग सोचेंगे मुझे पता चल जाएगा, आप लोग सोचिए। सोच लिया? वेरी गुड। कुछ लोगों ने सही सोचा लेकिन कुछ लोगों की गलती हो गई। जिन लोगों ने यहां पर सोचा है 1600 यूनिट, आप सभी लोग बिल्कुल सही हो, आप लोगों के लिए तालियां। लेकिन जिन लोगों ने कोई और फिगर सोचा, आप लोगों को फिर से इस वीडियो को वापस से रिप्ले करके सुनना चाहिए, थोड़ा सा पीछे करके, ठीक है? ध्यान से समझिए, 4000 यूनिट्स अगर बना है और उसके ऊपर 40% काम हो चुका है, 40% कंप्लीशन स्टेज है, इसका मतलब हम लोग इक्विवेलेंट यूनिट कैसे निकालेंगे? 4000 इंटू 40% कितना होता है? 1600 यूनिट।
तो मान लिया जाएगा कि 1600 यूनिट पे 100% काम हो गया है। इसको हम लोग नोशनल यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? नोशनल यूनिट या इक्विवेलेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट यूनिट्स, या फिर एक और नाम है इसका क्या? नोशनल यूनिट। नोशनल यूनिट्स। नोशनल यूनिट्स का मतलब क्या होता है? नोशनल यूनिट्स मतलब ये एक्चुअल में प्रोडक्शन नहीं है। एक्चुअल में हमने 1600 कंप्लीट यूनिट्स नहीं बनाया, ध्यान से समझो। एक्चुअल में हमने 1600 कंप्लीट प्रोडक्ट नहीं बनाया, एक्चुअल में हमने 4000 यूनिट बनाया है। 40% कंप्लीशन स्टेज पे अभी खड़ा है, 40% कंप्लीशन स्टेज अभी हुआ है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? उस इनकम्प्लीट प्रोडक्ट को कंप्लीट यूनिट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इनकम्प्लीट सेमी फिनिश गुड्स को हम लोग कंप्लीट जो फिनिश गुड्स है उसके लेवल पे लेकर आ रहे हैं। इसको इक्विवेलेंट यूनिट बोलते हैं। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? सेम लेवल पे, बराबर, इक्वल। समझ में आया? जिस तरीके से 1000 यूनिट पे हमने 50% काम कर लिया, कहीं ना कहीं ऐसा आप समझ सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं कि 500 यूनिट पे 100% काम कर लिया। बात बराबर है। इसी तरीके से 4000 यूनिट पे अगर हमने 40% काम कंप्लीट कर लिया, एक तरीके से मान सकते हैं कि 1600 यूनिट पे 100% काम कंप्लीट कर लिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सेमी फिनिश गुड्स को, WIP को फिनिश गुड्स के लेवल पे यानी कंप्लीट यूनिट के लेवल पे लेकर आ रहे हैं। एक्चुअली में ये रियल कंप्लीटेड यूनिट नहीं है, इसलिए इसको नोशनल यूनिट बोला जाता है या फिर इसे इक्विवेलेंट यूनिट बोला जाता है। आपको समझ में आया? आपको ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप बोलोगे सर ये सब क्यों कैलकुलेट करना है, क्या ये सब झंझट है, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब बेकार की चीजें? ध्यान से सुनो, हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। आपको जब प्रॉब्लम में बता दिया जाएगा कि कुछ यूनिट जो है वो इनकम्प्लीट है, वर्क इन प्रोग्रेस के स्टेज में है, तो आपको उसका वैल्यूएशन निकालना पड़ेगा, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो वैल्यू कैसे निकलता है आपको पता है? आपको मैं बताता हूं वैल्यू कैसे निकलता है। देखो, जो भी प्रोसेस की टोटल कॉस्ट होती है, ठीक है, ध्यान से सुनना, कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर प्रोसेस की जो भी टोटल कॉस्ट होती है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस की जो टोटल कॉस्ट होती है, उसको हम लोग डिवाइड करते हैं उस प्रोसेस में जितना भी आउटपुट बना। ठीक है, उस प्रोसेस में जितना भी आउटपुट बना उससे हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। मान लो कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उसकी टोटल कॉस्ट हुई है सपोज 50,000। कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस प्रोसेस की टोटल कॉस्ट हुई है 50,000 और उस प्रोसेस में बना है, उस प्रोसेस में बना है टोटल मान लीजिए 1000 यूनिट। ध्यान से सुनिए, कोई एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, उस प्रोसेस की टोटल कॉस्ट है 50,000। प्रोसेस के अंदर जितनी भी कॉस्ट आई है वो है टोटल 50,000, लेबर मटेरियल ओवरहेड सब कुछ मिला के टोटल प्रोसेस कॉस्ट है 50,000। और उस प्रोसेस से जो हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो है कितना? 1000 यूनिट। तो अगर टोटल प्रोसेस की कॉस्ट है 50,000 और आउटपुट उस प्रोसेस से हमने बनाया 1000 यूनिट, तो बताओ पर यूनिट का कॉस्ट कितना हुआ? पर यूनिट का प्रोसेस कॉस्ट कितना हो गया? 50 रुपीज पर यूनिट। ये हो गया उस प्रोसेस का पर यूनिट का कॉस्ट, राइट? अब आप मेरे को बताओ, अब आप मेरे को बताओ, मान लो कि सेम सिचुएशन है, थोड़ा सा मैं इसको मॉडिफाई करता हूं। मान लो कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में जो भी काम हुआ है सभी को मिलाकर टोटल कॉस्ट आया 50,000 का, और उस प्रोसेस में हमने 4000 यूनिट्स बनाया। उस प्रोसेस में हमने 4000 यूनिट्स बनाया, लेकिन ये अभी पूरा रेडी नहीं है, ये अभी 25% तक रेडी है, 25% रेडी है। तो मान लो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में 50,000 का कॉस्ट आया है, किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में 50,000 का कॉस्ट आया है, और उस प्रोसेस में 4000 यूनिट्स हमने बनाया, बट ये 25% स्टेज तक ही अभी कंप्लीट हुआ है, 100% अभी कंप्लीट नहीं है। तो 4000 यूनिट अगर 25% कंप्लीट है, इसका मतलब हम लोग इसे अगर इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा बोलो? अगर हम लोग इसे इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट करें तो 4000 यूनिट at 25% completion stage is equivalent to 1000 unit at 100% completion stage।
बात बराबर है। तो हमने 4000 यूनिट को 25% कंप्लीशन स्टेज के हिसाब से इक्विवेलेंट यूनिट में कन्वर्ट कर लिया, तो ये कितना आएगा 1000 यूनिट। ये कितना आएगा 1000 यूनिट। और ये जो 1000 यूनिट है हम लोग मान लेंगे कि ये जो प्रोसेस है इसमें 1000 यूनिट बना। हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेंगे, ऐसा कंसीडर कर लेंगे कि इस प्रोसेस में हमने 1000 यूनिट बनाया। हमने क्या बनाया? हमने 1000 यूनिट बनाया। एक्चुअली में हमने 1000 नहीं बनाया है, एक्चुअली में हमने 4000 यूनिट बनाया है, लेकिन वो पूरा कंप्लीट नहीं है, सिर्फ 25% उस पर काम हुआ है। इसलिए उस 4000 को हम लोग पूरा 100% कंसीडर नहीं करेंगे, हम लोग 4000 का सिर्फ 25% कंसीडर करेंगे। तो 4000 का 25% जिस पे काम हुआ है सिर्फ उतना ही हम लोग कंसीडर करेंगे, उसके बेसिस पे इक्विवेलेंट यूनिट निकालेंगे। तो 4000 का 25% होता है 1000। तो हम लोग मान लेंगे कि इस प्रोसेस में सिर्फ 1000 यूनिट ही बना है, ऐसा हम लोग अज्यूम करेंगे, कंसीडर करेंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट यूनिट या नोशनल यूनिट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग प्रोसेस की जो टोटल कॉस्ट है 50,000, उसको हम लोग इस नोशनल यूनिट से हम लोग डिवाइड करेंगे और पर यूनिट का प्रोसेस कॉस्ट निकाल लेंगे। अब आपको समझ में आया वर्क इन प्रोग्रेस की जो वैल्यूएशन है वो कैसे की जाती है कैलकुलेट? आपको समझ में आ गया? जी हाँ। चलिए, अगर आपको ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, तो अब इस कॉन्सेप्ट के और बेटर क्लैरिफिकेशन के लिए हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आपको जो भी चीजें मैंने बताई ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, और इसके बाद जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और भी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज के लेक्चर को मैं यहाँ पर एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।